एंग्जाइटी में बोला रेस्टलेसनेस है, फियर है, डर है ना। इवन अ चाइल्ड ऑफ 4-5 years ऑल्सो इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सब आसपास है, अगर एक ट्रीट नहीं करेंगे तो दूसरे में एंटर करना बहुत आसान हो जाता है। आई नो डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ डील करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मेंटल हेल्थ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है डिप्रेशन और एंजाइटी। और इसी चीज को लेकर आज हमारे शो में गेस्ट मौजूद है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव, जो कि आज हमें बताने वाली हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। और ये भी बताएंगे कि इसे डील कैसे किया जा सकता है और ये होने के कारण क्या है। वेलकम डॉक्टर। सबसे पहले तो लोग फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं देता। रीजन क्या है? बिल्कुल रीज़न तो बहुत सारे हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ अगर हमें छोटा सा कट भी लगता है तो हम एकदम इमीडिएटली डेटॉल या बैंडेज लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। बट मेंटल हेल्थ, चाहे हमको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस है, बहुत सारे और डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो मेंटल हेल्थ में होते हैं, हम उसको बहुत ईजिली इग्नोर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से हमारे सारे व्यूअर्स को ये समझना होगा कि फिजिकल हेल्थ इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ। ये दोनों इक्वली प्रोपोर्शनेट है। जिस तरह से हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बॉडी की ही बात है। जिस तरह से मैं एक एग्जाम्पल दूं कि हमको शुगर हो जाता है तो इमीडिएटली वी रश टू अ डॉक्टर, और हम देखते हैं कि हमारा शुगर लेवल जनरली डॉक्टर्स कहते हैं कि 100 होना चाहिए, और हमारा 400 या 500 आ गया, तो 400-500 बहुत ज़्यादा होता है, तो इमीडिएटली हमको मेडिकेशन या इंसुलिन पे डॉक्टर्स डाल देते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ भी हमको मैप करनी चाहिए, समझनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे असेसमेंट टूल्स भी होते हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमारा स्कोर कितना है। जिस तरह से इंसुलिन का स्कोर या हमारे ब्लड शुगर का स्कोर होता है, इस तरह से हमारे मेंटल हेल्थ में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। जो ब्लड टेस्ट, एक्सरे मशीन, ऐसा कुछ नहीं होते हैं, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं। इससे हमको पता चलता है कि हमारा डिप्रेशन का लेवल क्या है। एक्चुअली देयर आर मेनी डिफरेंट लेवल्स इन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, तो बहुत डिफरेंट लेवल्स हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में कंफ्यूजन है डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके कि क्या दोनों सेम है। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सेम नहीं है, बट ये दोनों आसपास हैं। दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, ये आसपास चल रहे हैं। कभी कभी डिप्रेशन होता है तो एंग्जाइटी होने लगती है, एंग्जाइटी होती है तो डिप्रेशन भी हो सकता है। जनरली हमारी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सब आसपास है, अगर एक ट्रीट नहीं करेंगे तो दूसरे में एंटर करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं क्लियरली बताती हूँ कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन इज के हम बिल्कुल ही कहीं पे भी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सैडनेस है, हमें हर समय उदासी हो रही है। देयर इज़ अ परसिस्टेंट सैडनेस इन माई लाइफ। आई फील कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन डूइंग एक्टिविटीज़। मैं कोई भी काम करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सपोज अगर मुझे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक कुछ भी पसंद है, कुकिंग, अभी मेरे को वो उसमें से कुछ भी नहीं करना है। सो आई एम लूजिंग इंटरेस्ट इन डूइंग एक्टिविटीज़। और होपलेसनेस लगती है सबसे ज़्यादा, मतलब नेगेटिव थॉट्स आती हैं। होपलेसनेस मीन्स नेगेटिव थॉट्स कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता है, मैं अच्छा नहीं हूँ, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल हु आर वेरी गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ। तो होपलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग द एक्टिविटीज़ एंड परसिस्टेंट सैडनेस, ये बहुत ही क्लियर सिम्टम्स होते हैं कि इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। अगर हम अब बात करें एंग्जाइटी की, एंग्जाइटी क्या है? रेस्टलेसनेस, ऐसे फीलिंग आना, रेस्टलेसनेस लग रही है, कोई भी छोटा सा काम करना है हमको बहुत रेस्टलेसनेस लग रही है, फियर हो रहा है, डर लग रहा है, एंड वी आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर मोर। हम बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर के बारे में, जिसको हम कहते हैं ना ओवर थिंकर्स, है ना। तो वो जो ओवर थिंकिंग होता है वो हमारा एंग्जाइटी का एक फीचर होता है, जो है नहीं, उसके बारे में हम बहुत फ्यूचर सोचते हैं, तो उससे हम एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस और बहुत सारे फिर हमारे सोमैटिक सिम्टम्स। सोमैटिक सिम्टम्स का मतलब है कि हमारे बॉडी में कुछ फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। कईयों को रेगुलर मतलब पसीने आने लगते हैं, या दे वांटिंग टू गो टू मोशन, या उनको बॉडी एक होने लगता है, या सीवियर हेडेक्स रहते हैं, ये सब रहते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स
डिप्रेशन का शिकार है या एंजाइटी का? हाँ बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि शायद हमको डिप्रेशन है या शायद हमको एंजाइटी है या हमको दोनों ही है, हमें पता नहीं है। बट जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि क्या उनके साथ लाइफ में चल रहा है, तो समझ में आता है कि ये तो एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है। एंजाइटी कभी कभी हमें बचपन से भी हो सकती है, या कभी कभी एंजाइटी हमें टेम्परेरीली इस सिचुएशन से भी हो सकती है। और एंजाइटी कब से हो रही है और टेम्परेरी है और एंजाइटी है कि नहीं है, इसके लिए जैसे मैंने पहले बोला, हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं साइकोलॉजी के, जिससे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे हम उसको कंफर्म करते हैं। वो टेस्ट होता है, फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, तब समझ में आता है कि ओ दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम विच टाइप ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो हम उसको जनरली उस टाइप में भी उसमें से निकाल के, और फिर वो एक स्कोर जैसे मैंने बोला वो आता है, और उस स्कोर से हमें पता चलता है कि दिस पर्सन इज हैविंग माइल्ड एंजाइटी, के मॉडरेट एंजाइटी, के हाई एंजाइटी। और इस तरह से हम डिप्रेशन को भी डील करते हैं। अगर कंफ्यूज होता है तो हम दोनों टूल्स का यूज़ करके हम एक कंक्लूजन दे देते हैं। जैसे कि हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि ओ मेरे को तो शुगर नहीं है, बट मेरे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है विद द ब्लड। इट इज़ एग्जैक्टली इसमें हमको पता चल सकता है, बट उसके लिए यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल फॉर द सेम। डिप्रेशन और एंजाइटी की बात हो रही है, आज से 10-15 साल पहले पीछे देखेंगे तो ऐसे कोई केसेस सामने आते नहीं थे, लेकिन अचानक से मामले बढ़ने लगे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पहले कोई इसको देख नहीं रहा था। मीन्स ये बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में 10-15 साल नहीं, उससे पहले की भी बात करें हमारे कंट्री में, ये बहुत ही इग्नोर्ड एरिया चल रहा है। क्योंकि अगर मैं उदास फील कर रहा हूँ या खाने को मन नहीं कर रहा है, या मेरा फोकस एक इंटेंशन, अगर हम बच्चे की बात करें उसका लूज़ हो रहा है पढ़ाई में, तो जनरली पेरेंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सो ये इग्नोरेंस में चल रहा है। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? मे बी बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, बच्चे भी बहुत अवेयर हो गए हैं। और मैं कहूँगी ये पोस्ट कोविड ऑल्सो मैनी पीपल हैव अंडरस्टैंड कि एंजाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है और जिसके बारे में लोग अब समझना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल में केसेस आते हैं जो कि बच्चे बहुत अर्ली टीनेज में हैं, उनको मालूम है कि शायद उनको डिप्रेशन है, और वो अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलवा दो, बिकॉज मे बी आई एम स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन और एंजाइटी और बुलिंग और स्ट्रेस और मेनी अदर एस्पेक्ट्स। सो बच्चों को अवेयरनेस है, थ्रू दे आर इनटू रीडिंग, सोशल मीडिया से अवेयरनेस गेन कर रहे हैं। Does depression have age limit? Oh, depression has absolutely no age limit, but people generally say कि इस छोटे बच्चे को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? छोटे बच्चे को कैसे हो सकता है? हाँ, आपके पास आते हैं ऐसे केस? मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। मतलब इवन अ चाइल्ड ऑफ 4-5 years also is suffering from depression, and an adult of 40, 50 or maybe 70 years is also suffering from depression. मिनिमम एज ग्रुप क्या आती है? मतलब बच्चों की बात करें 5 साल 6 साल का बच्चा आ रहा है, जो कि पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन उस छोटे बच्चे को, जैसे आप जानना चाहते हैं या व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कैसा हो रहा है। 5-6 साल का बच्चा मीन्स या तो ग्रेड 1 और 2 में पढ़ रहा है। जनरली वी आर वर्किंग पेरेंट्स। बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हैं उसके साथ, 40-50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, बट मे बी योर चाइल्ड इज गेटिंग बुलीड। मतलब आपका बच्चा कहीं ना कहीं से क्लास में बुली हो रहा है, या बहुत हाइपर बच्चे भी होते हैं क्लास में, या उसको तंग कर रहे हैं, या बस में कहीं तंग कर रहे हैं, उसकी वजह से वो बहुत डरा सा रहता है, और कभी कभी वो फोकस ऑफ कंसंट्रेशन भी मिस कर जा रहा है व्हेन द टीचर इज राइटिंग ऑन अ बोर्ड, तो टीचर भी उसके ऊपर गुस्सा कर रही है। एंड ही इज मे बी स्टार्टेड टू लूज थिंग्स, मतलब वो अपने जो सामान लेके आता है, पेंसिल, बॉटल, वो भी खोना शुरू कर दे रहा है। वो लॉस्ट है क्योंकि 7-8 घंटे उसको स्कूल में रहना है, बट उसका वो एनवायरनमेंट शायद उसके लिए हेल्दी नहीं बन पाया है। और जब वो घर पहुंचता है तो पेरेंट्स नहीं हैं, वर्किंग पेरेंट्स हैं, सो उनका इमोशनल नीड्स को समझने के लिए पेरेंट्स हैं नहीं अवेलेबल। जब तक पेरेंट्स शाम तक आते हैं तो बच्चा खुद ही अपने आप में सेटल हो जाता है, कि अपने आप को एडजस्ट करता है कि कोई बात नहीं, आई थिंक दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़ ऑल अबाउट। और धीरे धीरे वो सैडनेस में चला जाता है। कई बार हमारे पेरेंट्स भी नहीं पूछना चाहते हैं कि बच्चे आज स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, या अगर बच्चा छोटा सा भी टेंट्रम दिखाता है, जिसको टेंट्रम कहते हैं जनरली पेरेंट्स के,
छोटी बात करिए और बहुत टेंट्रम दिखा रहा है, या छोटा बच्चा भी बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा है, या ही और शी हैज स्टार्टेड थ्रोइंग द थिंग्स, घर में इधर से उधर फेंकना शुरू कर दे रहा है, तो पेरेंट्स उससे ज़्यादा तेज आवाज़ में बात करके उसको डाउन कर देते हैं. रेदर देन आई वुड रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड कि वो बच्चा क्यों इतना हाई टेंट्रम दिखा रहा है इस एज में. मे बी शायद हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या मे बी समथिंग इज हैपनिंग विद हिम और हर इन द स्कूल. तो स्कूल में कहीं हो रहा है. तो ये बच्चा धीरे धीरे करते करते कभी कभार एक शेल में पहुंच जाता है. दो एक्सट्रीम्स होते हैं जनरली. या तो बच्चा सैड हो जाता है, किसी से अब बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, अपने आप को रूम में आइसोलेट करके बंद कमरे में रखना चाहता है, या वो एक रेजिव मोड ले लेता है. कोई भी कुछ भी बोलेगा, अपना एग्रेशन शो कर रहा है. सो द चाइल्ड जनरली शोज दीज टू टाइप्स ऑफ अ बिहेवियर एट एन एक्सट्रीम लेवल. तो अगर जैसे ही एक्सट्रीम पर हो बच्चे के साथ, सो आई थिंक वन शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ प्रोफेशनल. आर एंजाइटी अटैक्स लाइफ थ्रेटनिंग? No, they are not life threatening, but people feel they are life threatening क्योंकि उनको पता नहीं होता है. वो इस तरह से अटैक होता है कि लगता है कि हार्ट अटैक आ गया है ना, हार्ट अटैक हो गया है. एंड पीपल इमीडिएटली रश टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. फिर वो सारे इको एंड एनजीओ सब बहुत फास्ट हो जाती है. तो वो बहुत सारे मतलब उनको एकदम सेम सिम्टम्स लगते हैं जैसे कि हम किसी को कहें कि हार्ट अटैक हो जाता है. एंड दे इमीडिएटली गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. जब वो सारे टेस्ट हो जाते हैं तो पता चलता है कि सब नॉर्मल है. सो द केस कम बैक टू अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज अब वो दैट इज नॉट एन हार्ट अटैक. That is not a type of an heart attack. It is an anxiety attack because anxiety attack से हमारी बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ने लगती है. बिकॉज हमें बहुत तरह की जैसे एंग्जाइटी जैसे हमको हो रही है, हम ऐसे ऐसे हाफने लगते हैं. और बहुत ज़्यादा थॉट्स, क्योंकि हमने ओवर थिंकिंग की बात करी, बहुत तेज़ी से थॉट्स चल रही है और वो थॉट्स आर नेगेटिव इन नेचर. वो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं कि मेरे साथ ये होने वाला है, या मेरी किसी फैमिली के साथ ये होने वाला है, या ऐसा हो जाएगा इन फ्यूचर में. तो मैं बार बार उसी पे सोचे जा रहा हूँ और मैं अपने आप को एकदम एंग्शियस जोन में डाल देता हूँ. तो जब हम बार बार उसी थॉट्स में अपने स्पाइरल में चले रहते हैं, तो वो मैंने पहले जैसे बताया सोमैटिक सिम्टम्स, इसको हम सोमैटिक साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं. साइकोसोमैटिक सिम्टम्स मीन्स कि हमको ब्रीथलेसनेस, पसीना आना, या ऐसे लग रहा है कि हार्ट बीट बहुत तेज लाइक एन हार्ट अटैक. तो ये होता है. इट इज़ नॉट लाइक एन हार्ट अटैक, इट इज़ नॉट अ थ्रेटनिंग, बट इट नीड्स अ ट्रीटमेंट आई वुड से. इसको इग्नोर करना बिल्कुल ठीक नहीं है. अगर हम आपसे कहें कि क्विक टिप्स बता दीजिए डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आने के, तो क्या टिप्स होंगे वो? तो मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फैमिली, क्योंकि मैंने कहा था लूज ऑफ इंटरेस्ट, जिसको डिप्रेशन है उसको इंटरेस्ट लूज हो रहा है अपने काम करने में, कोई भी उसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है या उसका इंटरेस्ट है उसका लूज हो रहा है. तो एज अ फैमिली और अ फ्रेंड वी नीड टू मोटिवेट दिस पर्सन. हमें इस इंसान को मोटिवेट करना है वही काम करने के लिए जिससे करने से उसको पहले बहुत खुशी मिलती थी. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उसको जो होपलेसनेस भी आ रही है उससे भी वो क्योर हो सकता है. तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्विक इज कि हमें उसको वापस उसकी लाइफ में लेके आना है, उसकी पसंद वाला चीज़ें उसी से कराने की कोशिश करनी है. तो हम धीरे धीरे उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. अगर हम बात करें एंग्जाइटी की, एंग्जाइटी में बोला रेस्टलेसनेस है, फियर है, डर है ना. तो फियर है, डर है, तो हमको उस जो भी जिसको भी एंग्जाइटी हो रही है उसको एजुकेट करना है. अगेन फ्रॉम द फैमिली और फ्रेंड एजुकेट करके वी शुड ट्राई टू टेक दैट पर्सन टू द सेम थिंग. वहीं जाके उससे समझना है कि अगर सपोज लिफ्ट की एंग्जाइटी है कि क्यों लिफ्ट में ऐसे जाने से होता है, तो उसको हम उस क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन अगर हम कर पाए फैमिली में, तो वो करके उसके माइंड को सेटल करना है टू डू द सेम टाइप ऑफ ए एक्टिविटी. आपने ये टिप्स बता दिए, लेकिन एक सवाल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट. कुछ लोग अकेले रहते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सबसे बात नहीं करते, घुलना मिलना पसंद नहीं करते, लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है. लेकिन जब वो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं तो वो कैसे डील करें? मतलब अब वो ये चाहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास भी ना जाऊं, मैं किसी से कंसल्ट ना करूं, लेकिन उसको पता है कहीं ना कहीं उसे घबराहट है और डिप्रेशन है. तो वो बंदा उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकता है एट दैट टाइम?
टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर मैं एक अकेला इंसान रहता हूँ और किसी से मिलना पसंद नहीं है या फैमिली या फ्रेंड्स का कोई सपोर्ट नहीं है तो वो उससे निकलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन के लिए हमको इंटरनल या एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मतलब एक पुश चाहिए पीछे से कोई काम करने के लिए। इस कमरे से बाहर निकाल के सूरज दिखाना वो भी कभी कभी हमको पुश चाहिए। हम नहाना नहीं चाहते हैं, हम बेसिक चीज़ें नहीं करना चाहते तो कोई होता है तो पुश चाहिए। बट फिर भी कोई इंसान अकेला है हम कहते हैं तो जो हमारे पास स्टिकी नोट्स होते हैं, पोस्ट-इट्स जो होती हैं सिंपल वाली, है ना, बहुत कलरफुल सारी मिलती हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो अकेले हैं, जो आपने सवाल पूछा, तो कलरफुल वाली पोस्ट-इट्स लेके उसके ऊपर कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। जैसे कि आई विल डू दिस थिंग, मतलब अगर सपोज मुझे म्यूज़िक पसंद है या कुकिंग पसंद है या कुछ देखना पसंद है, कुछ पढ़ना, जो भी मेरा इंटरेस्ट है, आई विल डू दिस पॉजिटिवली टुडे, है ना, एंड फॉर मेनी डेज। और नीचे अच्छी से एक स्माइली बना देनी है। तो उस ऐसी 4-5-6 स्टिकी नोट्स हमको बनाने हैं और उसको अपने आमने सामने लगा देना है, जहाँ पे मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम निकालता हूँ, बेड पे या अपने टेबल पे, कहीं पे भी। और उसको ही हमको एक इंटरनल मोटिवेटर एज अ सोर्स यूज़ करना है। मीन्स उसको पढ़ना है। वो 4-5 स्टिकी नोट से एक लाइन लिखी हुई है, इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स, बट आपको मैं कह रही हूँ उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा उस पर टाइम लगाना है। एक स्टिकी नोट को आपको अच्छे से पढ़ना है एंड महसूस करना है। फीलिंग्स जिसको हम कहते हैं, वो हमारी थॉट्स बनेंगी, फीलिंग्स हमको उससे जनरेट करनी है और फिर वो एक्शन में कन्वर्ट होगी। तो थॉट्स, फीलिंग्स, वो फिर एक्शन में कन्वर्ट होगी और वो एक दिन आएगा शायद आप वो फिर वो एक्टिविटी कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन और एंजाइटी को के साथ डील करने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, लाइक अल्कोहल और स्मोकिंग कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। आई थिंक थोड़ी देर के लिए तो शायद वो डाइवर्ट कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो शायद अफेक्ट करती है। बिल्कुल। देखिए हम सब ये जानते हैं कि अल्कोहल, स्मोक और एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट तो करती है। लोग बोलते हैं डिप्रेशन, मेरे को एंजाइटी हो रही है, लेट्स स्मोक, है ना, क्योंकि एंजाइटी क्या है, कुछ हमारी थॉट चल रही है, ओवर थिंकिंग, है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और उसके लिए हम नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो बहुत एंग्जाइटी आ रही है। सो ये भी हम सब्सटेंस कोई भी यूज़ करें, दैट मीन्स वी आर यूजिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म। इन साइकोलॉजी वी से दैट इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। हम एज एन ह्यूमन बीइंग उसको यूज़ करते हैं, मीन्स अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हम सब्सटेंस में एंटर कर जाते हैं। अगर हम बच्चे हैं, टीनेजर हैं या अभी बाहर नहीं ज़्यादा जा पाते हैं तो फिर हम ज़्यादा सोने लग जाते हैं या हम ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं या नो ईटिंग करते हैं, मतलब या तो बिल्कुल नहीं खाना खाएंगे या बहुत ओवर ईटिंग, जो जंक फूड खाने। अगर आप देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो बच्चे होते हैं वो अल्कोहल और उसमें तो नहीं जा पाते हैं क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल, मे बी 12, 13, 14 ये टीनेजर है या बच्चा है, बट वो एक सिम्टम जरूर दिखाते हैं, या तो वो ओवर स्लीप करने लग जाते हैं या ओवर ईट करने लग जाते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो दैट श्योरली हार्म्स अ पर्सन। जब हम ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा सोएंगे या कोई सब्सटेंस में पड़ेंगे, वो तो हमारी बॉडी को हार्म करना है। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल एंड टेक अ राइट हेल्प। डिप्रेशन और एंजाइटी से डील करने के लिए क्या मेडिसिन वर्क करती है? हाँ, बिल्कुल करती हैं मेडिसिन्स वर्क। आई वुड नॉट से नो। जैसे मैंने पहले बोला कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ डिप्रेशन देखेंगे, अगर हाई लेवल का डिप्रेशन है, जैसे आपने पहले बोला, बहुत समय तक वो एक इंट्रोवर्ट है, उसने कभी किसी को कंसल्ट नहीं किया, तो वो जो एक प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल से लेके चल रहे हैं, वो एक ऐसी स्टेज पे आ गई कि हमारी पूरी बॉडी में जैसे जहर चला गया अगर हमें छोटा सा कट को हमने ट्रीट नहीं किया। तो इट इज़ एग्जैक्टली डिप्रेशन। माइल्ड से शुरू हुआ, अब वो हाई पे पहुंच गया है, वो दैट टू बी मे बी एन एक्सट्रीम हाई। व्हेन द केस इज अबव मॉडरेट, अगर हम कहते हैं, जो हमने टेस्ट जो बताया, साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम पता चलता है, तो मॉडरेट से ऊपर केस हो जाता है या हाई उसका स्कोर आता है, तो हमको मेडिसिन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन एंड देन वी से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, जो कि हम लोग एज अ साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बिहेवियर, थॉट्स, एक्शंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू डिस्कशंस एंड थ्रू द थेरेपी सेशंस, और हमको मेडिसिन की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मेंस और फीमेल्स दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के?
हाँ, बहुत डिफरेंट है। किसको सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है, फीमेल्स को कि ये भी कहना बहुत मुश्किल है ना। अगर हम रेशो देखें ना तो रेशो दोनों के आसपास ही जा रही है, बट डिप्रेशन दोनों को ही और एंजाइटी दोनों को ही हो रहा है। मैंने डिफरेंस इसने कहा है कि है बिकॉज एज वी नो कि फीमेल्स के बहुत डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, हार्मोनल चेंजेस उनकी लाइफ में काफ़ी बार होते हैं। तो जब वो हार्मोनल चेंजेस उनकी लाइफ में होते हैं तो उसकी वजह से भी वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में एंटर करने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होने लगते हैं। चाहे प्यूबर्टी फेज़ हो या मैटरनिटी फेज़ हो या फिर हम मेनोपॉज फेज़ पे आ जाएं या पोस्ट मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल फेज़, वेयर द विमेन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कि उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी फिजिकल बॉडी में इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, वो रूटीन काम जो पहले करती थी कर नहीं पा रही है। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस हो रहे हैं और इमोशंस पे भी कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो रही है या चुप या शांत हो रही है। तो फीमेल्स जनरली शो दिस सिम्टम्स ड्यूरिंग दिस फेजेस। तो उस समय उनका डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस में, कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में जाना बहुत लाजमी है। और पोस्ट नेटल डिप्रेशन बहुत रहते हैं। When you give a birth to a baby, तो women is also very shocked like the way everyone is. Women को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, how to handle. तो पोस्ट नेटल डिप्रेशन, तो वीमेन के बहुत सारे रीजंस हैं। वेयर इन मेन डू नॉट हैव ऑल दीज रीजंस बट स्टिल दे हैव रीजंस। मेन का क्या है कि उनको फाइनेंशियली सारा चीज मैनेज करना है एंड दे टुक अ बर्डन ऑफ द फैमिली कि नहीं मुझे अपनी फैमिली को अच्छा रखना है या इस तरह से मैनेज करना है। या कभी कभी द मेन आर एट टाइम्स दे आर रिजिड विद देयर ओपिनियन एंड उसकी वजह से डिफरेंसेस फैमिली में हो रहे हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत डिफरेंट जोन में ले जाएं और अपनी लो सेल्फ एस्टीम भी कर लेते हैं, तो वो डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। मेन के लिए वे आर वेरी डिफरेंट रीजंस, डिपेंड करता है सिचुएशंस में वो कहाँ है, कैसे हैं। बट परसेंटेज अगर आप कहें तो ऑलमोस्ट आसपास है। विमेन की ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इधर 60 है तो इधर 40 है, बट इट्स अ गुड नंबर एक्चुअली आई वुड से। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी पे आई थिंक जितना बात किया जाए उतना कम है। आई थिंक आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि इस पर आई थिंक कभी नजर गई नहीं इन चीजों पर। बिल्कुल। तो इसीलिए एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी। रिसेशन होता है, ले ऑफ्स होते हैं, जो कि होना ही है, उसके कारण भी काफी सारे डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। उस टाइम पे उस सिचुएशन से कैसे डील किया जा सकता है? क्योंकि ये देखिए टफ टाइम, इट्स अ टफ टाइम। रिसेशन, ले ऑफ हो रहा है, टफ टाइम है। अभी हमने कोविड में देखा सबने, बहुत ही टफ टाइम है एंड हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है। व्हेन अ पेशेंट कम टू अस, हम कहते हैं दीस आर द लाइफ चेंजेस। क्योंकि अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन तो नहीं है ना। सीधी लाइन होती है तो ईसीजी मशीन में हम कहते हैं ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन तो आप समझिए कि आपका पेशेंट गया, बट द पेशेंट इज़ नॉट लाइव। तो दैट मीन्स ऊपर नीचे हो रहा है तो लाइफ चल रही है, द पेशेंट इज़ अलाइव। इट इज़ एग्जैक्टली। तो हम ये कहना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि लाइफ अप एंड डाउन है, ऊपर होना नीचे होना, ऊपर होना नीचे होना, डे लाइट, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, ये सब होना है। बट हर समय सर्दी नहीं रहेगी, हर समय गर्मी नहीं रहेगी, हर समय दिन नहीं रहेगी, रात। तो लाइफ भी सेम कैसे हो सकती है? अगर आपका ले ऑफ हो गया है, सो दैट मीन्स अगर हम उसको पॉजिटिव लेके चले, मे बी सम बेटर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर मी। अगर हम इस पॉजिटिव थॉट को लगा दें कि मेरे को लेड ऑफ क्यों किया गया, उसके कारण ढूंढें और उसके ऊपर हम वर्क करें, और ये एक पॉजिटिव थॉट ना है कि मैं अपने आप में 3-4 स्किल्स को इम्बाइब करूंगा और मे बी बेटर अपॉर्चुनिटीज विल बी वेटिंग, और मुझे इससे मस्त अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी। तो हम उसको डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं कन्वर्ट करेंगे। बट आई थिंक उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है, वो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव थॉट्स पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि जनरली हम ह्यूमन बींग्स के साथ ही ऐसा चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स को हम हावी कर लेते हैं, है ना। वी ऑलवेज ट्राई टू सी वन साइड ऑफ द कॉइन, है ना। कॉइन के 2 हिस्से हैं, हम सब जानते हैं, हेड और टेल। तो हम हेड ही को देखते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, वो दैट इज आवर नेगेटिव थिंग्स टू थिंक अबाउट माई लाइफ। तो वह काला सा पर्दा है, उसी को देखते जाते हैं। बट माई सजेशन वुड बी, हाँ वो होता है, उस समय हमारे पास नेगेटिव थॉट्स होती हैं, बट जैसे मैंने भी पहले कहा, इट इज़ अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ जो आई है, अप हुआ है या डाउन हुआ है। जब अप या डाउन हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचना है कि व्हाट आर द रीजंस और इसका सोल्यूशन क्या है।
अगर हम बैठ के सोच लेंगे उसका सोल्यूशन, तो वही हमारा टेल है। हेड हम देख रहे हैं, वही हमारा टेल है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो हमारा दूसरा नजरिया अपने आप ऑटोमेटिकली, मतलब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप कि डॉक्टर आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए होंगे, और मैं बिलीव करती हूँ ऑलमोस्ट दे ही दिए होंगे। मेंटल हेल्थ पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, पर इस पर ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर ने कहा, जितना कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।